बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब और जनीवा से हमें बराह रास्त ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब फ़हद हुसैन साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सियासी अदम इस्तेहकाम है, आटे का बहरान, बदहाल मईशत, ये है 2023 का पाकिस्तान। IMF के साथ मुज़ाकरात और डॉलर मिल नहीं रहा। यहाँ पाकिस्तान में इकानमी के बारे में ब्लूमबर्ग की एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट और तज्जियाती रिपोर्ट सामने आई है कि कहा तो जा रहा है डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं, लेकिन जो मुआशी अशारी हैं उनसे तनज़ुली साबित होती है और उसके साथ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मेल जोल और नई सफ़बंदियों की इत्तलात हैं बलूचिस्तान से, जनूबी पंजाब से। ये तमाम मामला ज़ेर बहस आएँगे। बिलखुसूस जो आटा जितना महंगा हुआ गरीब आदमी की पहुँच से दूर है और हंगाम मीरपुर में क्या वाक़या पेश आया वो भी डिस्कस करेंगे, नोहा पढ़ेंगे बल्कि। लेकिन सबसे पहले जनीवा चलते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम रहनुमा और वफ़द के साथ वहाँ मौजूद हैं। तो क्या ऐलानात हुए, कितनी रकम जो है पाकिस्तान को मिलेगी आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, क्योंकि 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से मुतासर हुए हैं। इनकी बहाली और आबादकारी के लिए मजमूई तौर पर $16 अरब से ज़ायद दरकार हैं। पाकिस्तान को कितनी रकम चाहिए थी, कितने के वादे हुए, ये जानने के लिए बात करेंगे जनाब फ़हद हुसैन साहब से। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल क्या और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों ने मिलकर तलब की थी। इसमें तमाम जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे, डोनर एजेंसीज मौजूद थीं, बैनुल-अक़वामी बैंक के नुमाइंदे मौजूद थे। तो पाकिस्तान का हदफ ये था कि $16 अरब दरकार होंगे कुछ 3 साल से 4 साल के दौरान इन लोगों की जो आबादकारी सैलाब ज़रदान इलाकों की जो बहाली के लिए और फिर आइंदा से जो सूरत हाल इस तरह की है उसको रोकने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए। और पाकिस्तान ने यह कहा था कि इसमें से $8 अरब हम अपने तौर पर पैदा करेंगे अपने रिसोर्सेज से, और बाकी आलमी और बरादरी $8 अरब आलमी बरादरी से अपील थी कि वो फराम करे। तो जो मेरे ख्याल वादे हुए हैं, ऐलानात हुए हैं, उनमें तो ये कामयाबी इस हद तक जी। हुई है। फासब, किस हद तक कामयाबी मिली पाकिस्तान को इन टारगेट्स को अचीव करने में? शुक्रिया शामी साहब और जामी साहब। ये बिल्कुल अभी देखिए आधा दिन गुजरा है और जो पहला सेशन था वो ख़त्म हुआ है, फिर वो लंच ब्रेक हुई, अभी दूसरा सेशन इस वक्त जारी है। तो पहले सेशन में अनऑफिशियली अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया तो तकरीबन $8.5 अरब की प्लेजेस आ चुकी और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कामयाबी है, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह बिल्कुल शामी साहब ने दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान ने वो 16 अरब का जो एक फिगर था उसमें ये कहा था कि हम आधा हम खुद कर लेंगे। तो हमारा ख्याल था कि 8 बिलियन का टारगेट है और उसके हो सकता है उसके करीब आए, मगर ये तो पहले सेशन में ही वो उससे ज्यादा हो गया है। अब इसमें ये जरूर जहन में रखिएगा कि जब ये आज की कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके बाद बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जो है वो टेबुलेशन होती है फिगर्स की और दीगर मामला होते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको इनिशियल बता रहा हूँ कि वो रफली 8.5 बिलियन इसका मतलब यह है कि हो चुका और भी वादे हो सकते हैं। जी शामी साहब बिल्कुल, क्योंकि अभी इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो सेशन जो है वो जारी है और उसमें मजीद प्लेजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि कुछ ना कुछ मजीद आएंगे। तो अभी तक तो ये काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से और जो डोनर एजेंसीज हैं और जो ममालिक हैं उन दोनों की तरफ। फासब, ये जो प्लेजेस किए गए हैं ये ऑब्वियसली एट वंस तो नहीं मिलेंगे। ये 1 साल 2 साल 3 साल का मुद्दत होगी जिसमें ये ममालिक या ये इदारे हमें देंगे और सिर्फ ये मुख्तस होगा सैलाब मुतासरीन के लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और इसमें देखिए ये क्योंकि यूएन की कॉन्फ्रेंस है तो ये यूएन के थ्रू आएंगे फंड्स और वो प्रोजेक्ट्स के लिए आएंगे जो जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है पाकिस्तान में जो फ्लड्स का जो तबाहकारियां हुई है उसमें जो उसकी रिकवरी है, रिहेबिलिटेशन है और रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए। तो ये बिल्कुल एक मखसूस काम के लिए हैं और ये अगले चंद जाहिर बात है उनके साथ एक पीरियड जो है वो सेट होगा। यही वो तमाम डिटेल्स हैं जो मेरे ख्याल में जब आज का ही कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो उसके बाद वो आएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाबल के तवक्कुआत से बढ़कर और फासब सबसे ज्यादा जो रकम मुख्तस की है, ऐलान किया, वो तो इस्लामी तरक्याती बैंक ने किया $4.2 बिलियन का। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उन्होंने किया है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, 3 साल के लिए वो किया है। और
और मेरी उनसे जो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे मेरी खुद जाती तौर पर भी बात हुई है। वो बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जी अभी हमने ये अनाउंस किया है और इसके अलावा भी आने वाले दिनों में, वो ये कह रहे थे, यानी उन्होंने मुझे डायरेक्टली पर्सनली कहा है कि आने वाले दिनों में और भी इंशाल्लाह जो है वो मदद के लिए वो अवेलेबल। अब आ जाते हैं जरा जो मुल्की सियासत है ना, उसका बड़ा ताल्लुक है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक मिनट शामिल अच्छा, साहब कुछ इसमें कह जो रहे हैं। अटेंडेंस थी वो कैसी थी? यानी वर्ल्ड लीडर्स शरीक थे या वही नुक्ता मैं- ज्यादातर वर्चुअल प्रेजेंस थी उनकी? शामी साहब, वर्चुअल अनाउंसमेंट्स हमारे पास आई हैं। जो जो तकारीर थी या जो उनके एड्रेस थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी किया है, जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी किया है, और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है। उसके अलावा बहुत सारे जो है वो सीनियर मिनिस्टर्स यहाँ पे वजात खुद मौजूद हैं। और जहाँ तक कंट्रीज का ताल्लुक है तो बड़ी वाइड रेंजिंग रिप्रेजेंटेशन हुई भी है। अच्छा, मैं तो ये जिस तरीके नुक्ता से इसलिए भी जाहिर शामी बात है साहब कि उठा रहे हैं, प्लेजेस फवाद आने साहब, से ये लग नुक्ता रहा है इसलिए भी कि वो शामी साहब positive उठा रहे हैं और मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि डोनर कॉन्फ्रेंस थी, मेज़बान फ्रांस ने सिर्फ $10 मिलियन दी, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, और एक भी अहम लीडर जो है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं है। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर ही करनी थी तो जनीवा जाने की क्या ज़रूरत थी? पैसे तो आए नहीं, लेकिन कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म उनकी काबीना के दौरे पर लग गए, ये उनका एतराज़ है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, लेकिन $8.5 अरब की प्लेजेस आ गई हैं। तो मैं इससे ज्यादा आपको क्या कहूँ। यानी हमने खुद कहा था कि हम 8 तक हम खुद कर लेंगे अपने वसाइल से, 16 में से, तो 8.5 तो अभी आ चुके हैं। गोया 100% कामयाबी हुई है आपको? जी ऑलरेडी हो गई है, और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि अभी जो चंद घंटे रह गए हैं उसमें और भी बेहतरी होगी। तो IMF के साथ भी कोई मुज़ाकरात इस दौरान होंगे वजीर खजाना के? जी बिल्कुल, IMF के मुज़ाकरात, यानी कि एक मीटिंग है साइडलाइंस में, क्योंकि जाहिर बात है मेन तो कॉन्फ्रेंस तो ये फ्लड के लिए है, लेकिन साइडलाइंस पे वजीर खजाना इसहाक डार साहब की मुलाकात है। एक बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं IMF के, उनसे वो कुछ देर के बाद मुलाकात हो। फवाद साहब, जाते जाते ये बताएं कि आर्मी चीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, फिर आप लोग जनीवा कॉन्फ्रेंस में हैं, साइड लाइन पर आप बता रहे हैं कि IMF के साथ भी डार साहब मिल रहे हैं। एक खबर ये भी आई है कि प्राइम मिनिस्टर आफ्टर दिस विजिट ऑफ जेनेवा वो UAE भी जाएंगे, क्या ये दुरुस्त है? और वहाँ से ये तो मेरे ख्याल में ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आएगा, लेकिन ये बिल्कुल इससे ये वाजे हो रहा है, अगर आप नुक्ता से नुक्ता जोड़ें, जो कि आप दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, तो आपको एक पिक्चर जो है वो नजर आनी शुरू हो जाए कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया है इस अपील पर, और जो दीगर मामलात हैं, तो हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो फौरी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा या मार्केट में एक बड़ी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इस कॉन्फ्रेंस और इन विजिट्स के बाद आप समझते हैं उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? जी मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, सेंटिमेंट भी बेहतर होगा और अदरवाइज भी बेहतरी है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। फवाद हुसैन साहब थे, कॉन्फ्रेंस में शरीक ही थे। हमने गुजारिश की थी आप थोड़ा वक्त दें ताकि ऑफिशियली नाज़रीन जो है किसी ज़िम्मेदार से सुन सकें कि वहाँ हो क्या रहा है, तो वो बाहर ही आए थे, कॉन्फ्रेंस से हॉल से बाहर जो पाकिस्तान का हदफ था वो तो हासिल कर लिया उन्होंने, इसमें तो कोई शुबा नहीं। और जाहिर है कि जब कॉन्फ्रेंस होती है इस तरह की, तो उससे पहले एक काम भी हो चुका होता है ना, लोगों से राब्ते हो चुके होते हैं, अदारों से भी, ममालिक से भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के जो मुश्किलात दरपेश हैं इंशाअल्लाह उससे निकल जाएंगे। मुश्किलात तो फिर होती हैं, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। फलक ने जिनको ऐश बख्शे हैं उन्हीं को गम भी होते हैं। तो ये नशेब फराज है, जैसे इंसान बीमार होते हैं उस तरह मुआशरे भी बीमार होते हैं, बस इस दफ़ा भी बीमार होते हैं। कोई ज़्यादा ही संजीदगी है, और ज़्यादा एक अंग्रेजी अखबार का इदारिया था जिसमें आज लिखा हुआ, डॉन ने भी इदारिये में, कि गालिबन जो वफाकी हुकूमत है वो इसकी जो ग्रेविटी है इस क्राइसिस की जो इक़्तिसादी है, वो कह रहे हैं कि उनकी राय में उससे आगाह नहीं है या उसको उतनी शिद्दत से महसूस नहीं कर रही जितनी शिद्दत से ताजर या आम शहरी महसूस कर रहा है। उसको कहीं उतनी शिद्दत से इजहार नहीं कर रहे। इजहार ये भी दुरुस्त, अब ये भी मसला होता है ना कि बाद औक़ात कि जो शिद्दत से जो इजहार होता है हुकूमत की तरफ से, वो मज़ीद आगे यानी
मुश्किल का बायस बन ये जाता। अगर जनीवा कॉन्फ्रेंस वाला इवेंट हमने ना कवर करना होता शामी साहब, तो प्रोग्राम का आगाज़ उस नोहे से मैंने करना था जो मीरपुर में हूर सिंह कोहली, एक मजदूर 38 साल, 6 बच्चों का बाप, और 2 दिन पहले सस्ता आटा जो सरकार देती है 200 थैले थे सिर्फ उस ट्रक में, वो लेते हुए भीड़ में फंसा, बुरी तरह जाम भाग हो गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया। कोयटा से कुछ बुज़ुर्गों की, ख़वातीन की सर्दी में उनकी दुहाइयों पर मबनी वीडियोस मौसूल हो रही हैं। KPK में भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो एहतजाज कर रही हैं, बुरका पोश ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं। पंजाब के कई शहरों से भी ये इत्तला को कि दावे हुकूमतें कर रही हैं कि जी सस्ता आटा मिलेगा। अब 2 जहाज़ रूस से आ रहे हैं, आज इत्तला मिली है। 7वां गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, और बचपन से हम सुन रहे हैं कि ज़रूरी मुल्क है, और हमें इस क्राइसिस का सामना है। 160 रुपये किलो तक भी आटा जा रहा है। इस वक्त गंदम की किल्लत नहीं है, आटे की किल्लत भी नहीं है, लेकिन ये जो जब अफवाह फैलती है और लोग परेशान होते हैं तो फिर यानी कीमतें भी बढ़ती हैं और मसाइल भी पैदा होते हैं। सर, बलूचिस्तान में किल्लत भी है और दस्तयाबी भी नहीं है। एक अरसे से कई हफ्ते गुजर चुके हैं, आटा मिल नहीं रहा, ब्लैक में लोग बेच रहे हैं, स्मगलिंग हत्ता भी कि हो वहाँ रही है। मौजूद जो लेकिन ये है कि सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे जो ऑफिशियल्स मिल रहे हैं आज सूबाई जाके कि जनाब देखिए, गंदम रिलीज़ करवाएं कहीं से। वो सूबाई कह रहे हैं पंजाब ने हुकूमत जो देनी थी गंदम वो हमें नहीं दे रहे। काबू पाना चाहिए, और पंजाब हुकूमत तो कह रही है हम ऐसे इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने सस्ते आटे के सेल पॉइंट भी ज़्यादा किए हैं और गंदम की सप्लाई भी ज़्यादा की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और मसला ये है कि जब हमारे यहाँ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो बदनज़मी होती है। अब एक दफ़ा सिंध में तो मैंने देखा कि कई जगह डाकू जो थे वो रकम लूट कर ले गए, थैले उठा कर ले गए, यानी और पुलिस के पहरा लगाया गया वहाँ कि हर सेल पॉइंट पर एक एक पुलिस वाला भी मौजूद होगा। एक एक पुलिस वाला वो क्या कर लेगा। लेकिन अभी आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है कि उन्हें लगता है कि 6 माह में डिफ़ॉल्ट से तो हम बच जाएंगे, लेकिन वो ये साथ कहते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं मुआशी वो ख़त्म नहीं हुई। इस जून के आखिर तक जो IMF की रकम अगर आई तो उससे फ़ायदा मिलेगा, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़िक्र जो है वो डॉलर्स में बड़े कर्ज़ की वापसी है, और ये कर्ज़ की वापसी अप्रैल 2024 तक होनी है। खुर्रम शहजाद साहब हैं, मईशत के इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, उन्हें आज हमने ज़हमत दी है क्योंकि इस सूरत हाल के साथ साथ डॉलर्स का इशू हुआ पड़ा है। ओपन मार्केट इंटरबैंक में डॉलर नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि IMF ये चाहती है कि मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए डॉलर की कीमत को। क्या उसके वो भी बढ़ेगी, और क्या फिर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी लीवीज़ में भी इजाफा होगा, तो सूरत हाल होगी क्या महंगाई के हंगाम। उनसे बात कर ले। खुर्रम शहजाद साहब फ़ोन पे हैं सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो खुर्रम साहब आप क्या देख रहे हैं, कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? देखिए सर, उम्मीद पे तो हमें रहना है। उम्मीद तो देखें होनी भी चाहिए। उसकी वजह ये कि देखें सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि लेने चाहिए। वो नहीं लिए तो ऑफ कोर्स एक बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कौम को, कंट्री को, आवाम को। अगर वो आज ले लेते हैं तो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होगी, 3 महीने बाद लेते हैं तो इससे शायद 3 टाइम्स बड़ी कॉस्ट हो, और अगर बिल्कुल नहीं लेते तो फिर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कॉस्ट होगी। तो ये तो देखें एक गिव एंड टेक है कि आज जो है जो हमारे कोई भी अगर आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट रन करता है तो वो क्या डिसीजन लेता है। आज मिसाल के तौर पे अगर करेंसी को मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आते तो डेफिनेटली वो आने वाले दिनों में हमें जो है बहुत बड़ी कॉस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ मैसिव आउटफ्लोज। जब भी आपकी इकोनॉमी खुलेगी, जिस तरह से इंपोर्ट्स अभी बंद की हुई है, अगर आप गैस की प्राइसेस नहीं इंक्रीज करते, मार्केट पे नहीं आते, तो डेफिनेटली वो आपकी जो है वो बहुत बड़ी सब्सिडी आपके फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप फिर बॉर्डर्स बंद नहीं करते अफगानिस्तान के साथ तो आपके डॉलर्स पे ऐसे ही इम्पैक्ट आएगा, आपकी इन्फ्लेशन कभी नीचे नहीं जाएगी। देखिए ये तो आपके ऊपर है ना कि डिसीजंस आप क्या लेते हैं। तो उम्मीद पर रहना ज़रूरी है, बट उसके साथ प्लानिंग और एक्शन, स्ट्रैटेजी कहते हैं ना होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, हिकमत अमली क्या है, तो सब कुछ हल किया जा सकता है, सब कुछ जो है हैंडल किया जा सकता है। मगर करंट अकाउंट खजाना तो कम हुआ है और दरामदात भी कम हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें दरामदात कैसे कम हुई है। दरामदात हमने रोक के कम किए हैं। इकॉनमी जो है एग्रीगेट डिमांड जो है ज़बरदस्ती हमने रोकी एक चीज़, तो वो आपके पास चीज़ें आ नहीं रही हैं। हमने कभी प्लान ही नहीं किया, हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया लोकल कैपेसिटीज़ में, हमने कभी प्रमोट ही नहीं किया कि जी एक्सपोर्ट जो है वो ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है अब दुनिया में नहीं होती, अब डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोशन पे जाते हैं। तो हमने किया ये
कि हम पहले इंपोर्ट पे लगे रहे और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए। अब दुनिया ने आप अगर देखें कि सेंट्रल एशियन एक्चुअली अगर आप एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज को देखें तो उन्होंने किया ये कि 50, 60 और 70 की दहाई में ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे गए। पहले जी। इंपोर्ट की चीज़ें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे गए, यानी कि अगर गाड़ी बाहर बनती है तो गाड़ी को यहाँ लाके उसको बना लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी ये तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो हल ही नहीं है, एक्चुअली तो R&D करें आप, एक्चुअली तो चिप खुद बनाएं, इंजन खुद बनाएं। तो किया ये कि इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, तुर्की हो, आपके जापान हो, जर्मनी हो, इन सब ने किया ये कि वो फौरन से जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की तरफ गए, खुद जो है वो इंजन्स बनाना शुरू किया, खुद जो है वो लेकिन खुर्रम साहब, ये high सरे दस्त तो अब engine- जहाँ हम पहुँचे हैं, सरे दस्त तो हम फिल फॉर तो इस साल में 6 माह के अंदर ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो मेयर्स नहीं ले सकते जो उन ममालिक ने ली, उनको टाइम लगा, ईयर्स लगे और फिर जाके कहीं वो स्टेबल हुए। इस वक्त ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, IMF के साथ मामलात हैं, डॉलर मिल नहीं रहा, तो इस वक्त जो ताजिर है यहाँ पर, बिजनेसमैन है, उसकी परेशानी की नौयत क्या मामूली है या गैर मामूली हो चुकी है? देखिए जी, गैर मामूली हो चुकी है ये तो। अब तो ये कोई सवाल नहीं है कि अब भी जो है सिचुएशन बड़ी कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक है और सब कुछ ऑन ट्रैक है। और वो गैर लेकिन मैं मामूली आपको क्यों बताऊं है, ये भी हर बताएं। जी देखिए, गैर मामूली तो हमने अभी बात की ना कि आप अगर इंपोर्ट्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे और करेंसी को ज़बरदस्ती रोकेंगे और IMF से बात नहीं करेंगे और डिसीजंस वो नहीं लेंगे जो आपको लेने चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी से करें, वो भी करने चाहिए, वही उसी वजह से ये हाल हुआ है हमारा। तो प्रॉब्लम ये कि अगर आप इकोनॉमी को ज़बरदस्ती रोकेंगे ना तो आपकी ग्रे मार्केट क्रिएट हो जाएगी, आपकी जो है वो स्मगल मार्केट क्रिएट हो जाएगी। आप देखें गोल्ड कहाँ चला गया, आप देखें रुपी जो इनफॉर्मल मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो कहाँ चला गया, आप देखें बॉर्डर्स आपकी जो है वो कितने ज़्यादा खुल गए हैं, स्मगल प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं, इंपोर्ट तो आप नहीं रोक पा रहे। तो इस वजह से जो फॉर्मल बिजनेसमैन है ना, जो फॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल जो है आपका सेक्टर है, ये इंडस्ट्रीज जो है वो परेशान हो गई हैं कि जी हम टैक्स भी दे रहे हैं और हमें एक्सेस भी नहीं हो रही करेंसी की, हम इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे अपने रॉ मटेरियल, और हमारे पास बिजनेस भी गिर गया है, डिमांड भी गिर गई है। तो ये परेशानी जो है इस वक्त जो है वो लाहक है हमारे डॉक्यूमेंट्री सेक्टर को। अब मैं आपको ये बताता हूँ, 4-5 स्टेप्स हैं वो ले लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती है। नंबर 1, सबसे पहले अपने बॉर्डर सील कर दें आप अफगानिस्तान के साथ। सबसे पहले आप यकीन करें आपकी महंगाई में बहुत हद तक कमी आ सकती है। आटा, चीनी, दालें, खुर्रम साहब, ये तो चावल, बार बार अब कहा आपकी जा रहा है, main rate- वजीर खजाना तो कह रहे हैं कि आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, होते बल्कि नहीं कर ना, चुके हैं। होते नहीं शामी वो साहब, actually- और शायद नहीं, वो प्रायोरिटी पे करना है ना हमने। प्रायोरिटी देखें, आप मुझे बताएं कि आज भी अगर आप जोड़िया बाजार चले जाएं या लाहौर के राकली मार्केट जाएं या 3-4 बड़ी मार्केट्स में जाएं, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही हैं मुझे बताएं। क्या इतना हम ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं कि जी गोल्ड की मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, रियल एस्टेट मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, रिटेल के मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। प्रोडक्ट तो आ रही है, कैसे आ रही है प्रोडक्ट? अब तो हमने बाढ़ भी लगा दी है। डॉलर की ओपन मार्केट में यानी- मेरा क्वेश्चन है शामी साहब, पहले डॉलर की तरह open का market पोरस में बॉर्डर भी नहीं डिमांड रहा। कैसे आ रही है? जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि डॉलर की ओपन मार्केट में जो डॉलर्स है ना उसकी डिमांड कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे बताएं, क्यों आ रही है और वो कहाँ से पूरी हो रही है? ये कोई सवाल नहीं करता। सीधी सी बात है कि उसमें आपकी अगर आप इंटरबैंक में कदगन लगा देंगे, इंटरबैंक में आप रेट को ऊपर नहीं जाने देंगे ज़बरदस्ती, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है ना आपका इस तरफ आएगा, स्पेकुलेटिव इकोनॉमी की तरफ। आप देखिए ये बहुत बड़ा जाइंट है हमारे, मैं आपको बताता हूँ हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी बड़ी है। कोई $150 बिलियन की एस्टिमेटेड इकोनॉमी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश इकोनॉमी है। आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, आपने टैक्सेस में नेट में नहीं लेकर आए, आप एक्सपेंडिचर्स में उनको नेट में नहीं लेकर आए, आप जो है उन पे उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। तो आज ये हाल है कि अगर आप एक तरफ इकोनॉमी को, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को रोकते हैं तो वो एकदम से आपके गोल्ड में जाते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, स्मगलिंग के लिए तरफ चले जाते हैं। तीसरी बात ये कि आप IMF के पास क्यों नहीं जाते? लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट IMF ही है। अगर आप आज ही नहीं जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे तो 3-4 टाइम्स ज़्यादा पेन आपको झेलना पड़ेगा। करना आपने वही है क्योंकि ना आपको लेंडर पैसे दे रहा है ना इन्वेस्टर पैसे दे रहा है। तो आप रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि मेरे दोस्त भी मुझसे कह रहे हैं कि भाई पहले एक बंदे से आप साइन करवा के मगर आओ, बार बार फिर अपने ऐलान तो पैसे- हो रहा है, वजीर आजम भी कह रहे हैं, वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि IMF से हम जाएंगे, बात करेंगे, हम प्रोग्राम में रहेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐलान तो किया जा रहा है। सर ऐलान होता तो अभी तक IMF आपके साथ ऑन बोर्डेड होता और आपको $1.5 बिलियन की ट्रांच दे चुका होता, और आपके पास जो सऊदी अरेबिया है और चाइना है वो रोल ओवर कर चुके होते और एक और आपको एक ट्रांच मिल चुकी होती है अभी तक। तो $3 इसका बिलियन मतलब ये है की सोहेल साहब सऊदी अरेबिया कि गोया सादा लफ्ज़ों मतलब ये है कि उन मेयर्स को लेने में हमने ताख़ीर का मुज़ाहरा किया है और इसी वजह से फिर हमारे अगले मामलात हल नहीं हो रहे, और इसी वजह से अब जब हमने नई मेयर्स लेनी तो पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। जी तीन स्टेप्स ले लें, जी। 3 स्टेप्स ले लें। एक, अगर आप IMF अगर ऑन बोर्डेड होता ना तो आपने कल $1 बिलियन की
कमर्शियल बैंकों की जो है ना वो चार्ज पे की है वो नहीं पे करनी पड़ती, रोल ओवर हो जाती है। तो देखिए एक डिसीजन डिले करने से 4 डिसीजन और आप जो है ना वो ख़राब कर देते हैं और सिचुएशन एक्सपोनेंशियली ख़राब होती है। लीनियर उसका इम्पैक्ट नहीं होता, एक्सपोनेंशियली ख़राब होती है, ओवरनाइट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहना ये है कि सबसे पहले करेंसी को मार्केट वैल्यू पे लिया और देखिए ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 10% करना पड़ेगा। 10% का मतलब ये कि आज अगर इंटर बैंक में डॉलर का रेट 226 से 228 है तो ये बढ़ के 240, 245, 246 हो जाएगा, जो कि एटलीस्ट फिर जो ओपन मार्केट है ना उनको मौका नहीं मिलेगा स्पेकुलेट करने का। जब स्पेकुलेट करने का मौका नहीं मिलेगा, एक्सचेंज कंपनीज भी कहेंगी हाँ यार अब तो डॉलर जो है वो ओपन इसमें इंटर बैंक में भी जो है आ चुका है, तो वो स्पेकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो एक हल तो आपका मसला हो जाएगा, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस आपकी फिर बैंक के थ्रू आना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है हुंडी की मार्केट 1.7 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो एस्टिमेटेड नंबर है। 1.7 बिलियन डॉलर्स पिछले 3 महीने में ये हुंडी मार्केट क्रिएट हो चुकी है आपकी। मैं ओवरऑल साइज नहीं कह रहा, सिर्फ 3 महीने में आपने 1.7 बिलियन डॉलर जो है वो हुंडी की मार्केट क्रिएट कर दी है। तो क्यों कर रहे हैं क्रिएट, क्यों नहीं इनको बैंकिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं? सीधी सी बात है, मैं रेमिटेंस बाहर से भेजूंगा और 226 रुपये मुझे बैंक देगा और 270 रुपये 260 रुपये मुझे ओपन मार्केट वाला देगा, तो मैं क्यों भेजूंगा बैंक? बिल्कुल। एक्सपोर्टर भी यही करेगा कि आप 226 वहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ पे 260। ये डार साहब की एक स्टेटमेंट थी कि जी नहीं वो 4.5 अरब डॉलर नहीं रह गए हमारे रिजर्व, बल्कि 10 हैं, क्योंकि 6 अरब जो बैंकों में पड़ा है वो भी हमारा ही है। ये बात दुरुस्त है? इस पे कोई बिलीव करेगा? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें ऑल्दो ये टेक्निकली जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये कि डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, ये जो बैंकों में होता है ये डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया गया। उसकी वजह ये कि मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये समझ नहीं आती होगी कि ये जो हिस्सा है ये डिपॉजिटर्स का। उनका शायद कहने का मतलब ये होगा, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद कहने का मतलब ये होगा कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो भी डॉलर्स है तो मुल्क के अंदर ही है, यानी कि हमारे पास टोटल डॉलर फ्लो है वो टोटल इतना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, स्टेट बैंक क्या करता है कि ये स्वैप करता है, यानी कि स्टेट बैंक को जरूरत होती है तो बैंकों से डॉलर्स लेके अपनी जरूरत पूरी करता है। तो मेरे ख्याल में जो स्टेट बैंक के रिजर्व है वही आपको कंसिडर करने चाहिए कि यही हमारे रिजर्व है, बैंकों के रिजर्व को कंसिडर नहीं करना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। खुर्रम साहब, हमारे यानी इमरान खान साहब का तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन करा दीजिए, वो बुनियादी ज़रूरत है, उसके बाद ही इकॉनमी दुरुस्त होगी। सर मैं ये कहूँगा कि घर में जब आपके पास खाने को नहीं होता है, घर में पहली चीज़ ये होती है कि जी आप पहले अपना ब्रेड अर्नर जो है वो लेकर आएँ, कैसे आप अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करें। बाद में ये सोचें कि सारे भाई मिलके बड़ा भाई कौन सा होगा, छोटा भाई कौन सा होगा, इलेक्शन करवाएं कि जिनमें से किस भाई को आपने प्रेसिडेंट बनाना है। मेरे ख्याल में सब भाइयों को मिलके ये करना है कि इस वक्त इस घर का जो है ना वो स्टेक जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और चैलेंजिंग है। तो इस घर की पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इलेक्शन कहीं नहीं जाते। मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो अगर हम गए ना तो 3-4 महीने उसमें लगेंगे। एक कॉस्ट है, $200 मिलियन की कॉस्ट है इलेक्शन रन करने की। वो हम कहाँ से लाएंगे? नोट छापेंगे, डेट अपने मजीद कर्जा लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो इनिशियल हमारा हाल है वो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी है, वो कोई भी लेकर आ जाए, वो सारे बिल के एक जगह बैठेंगे जी, कोई भी एक। तो आप पहले सियासत को क्या मशवरा देंगे? मिल बैठने का ही कह रहे हैं, यानी मिल बैठे यूनिटी। सर सब बैठे, सब देखें। मैं लास्ट पॉइंट मेरा ये कि 3 ऐसे एरियाज हैं जिससे इस मुल्क की यह हाल हुआ है। नंबर 1 आपकी कर्जे लिए सबने, सेकेंडली सबने एनर्जी का जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट किया एनर्जी क्राइसिस में। तीसरा फिस्कल डेफिसिट, किसी ने सही रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किया, किसी ने सही खर्चे नहीं किए। ये तीनों ने सबने मिलके किया, एस्टैब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, सबने मिलके किया। तो क्यों नहीं मिलके इसका हल निकालते, पिटी पॉलिटिक्स से निकलें और मुल्क की स्टेबिलिटी की बात करें, फिर इलेक्शंस भी कर। जाते जाते हमें ये बताइए, तो बड़ा उम्दा आपने तजवीज़ दी कि अवाम जब भी हम बाहर जाएं, मार्केट में भी जाएं, सर्वे भी करें, लोग ये पूछते हैं कि हमें मशवरा दें करना क्या चाहिए सूरत हाल में जबकि इकॉनमी इस हद तक तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस करें कि आम शहरी को इस सूरत हाल में वो क्या सोचे और क्या करे? सर मैं ये कहूँगा कि जो आपकी अर्निंग्स हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं, उन खर्चे अपने कम कर दें। जो आपकी स्पेंडिंग है, पहले बात है कि खर्चा एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास को तो बेचारे को बचता कुछ नहीं है। जो भी बचा सकते हैं बचा के पास रखें, बैंक में रखें, कहीं पे भी रखें, लेकिन बचाएं, खर्चा कम करें, क्योंकि अगले 6-8 महीने बहुत टफ हैं। जितना खर्चा कम करेंगे सेविंग ज़्यादा करेंगे, अपने पास जो है वो इस्तेताअत होगी मुश्किल वक्त को जो है सहने की। तो मेरे ख्याल में वो प्लानिंग करें तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है। बहुत शुक्रिया आपका। यही मशवरा हुकूमत वक्त के ऊपर भी है, वुज़रा के ऊपर भी है कि वो भी अपने खर्चे कम करें। ये लग्जरी गाड़ियां मत मंगवाएं, आम आदमी खर्चे कम करें, काबीना का रिकॉर्ड मत बनाएं कि 75 रुकनी और 76 रुकनी हो गई है। इनको कहें ये साहब इस्तात है। पहले तो वो भी सब कम करें, आप भी कम करें, हम भी कम करें। हम पे भी हर शख्स देखे वो अपनी जैसे पहुंच जो है चादर से बाहर निकाल ली है। एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे पाँव चादर से बाहर निकले हैं। फिलहाल वक्फे के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मंजरनामे पर भी अब बात करते हैं। जोड़ तोड़ की सियासत है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, खान साहब की इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो भी बात करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास एतमाद का वोट नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, ये जो आटे की रोटी की सूरत हाल है, उसमें लाहौर में जो 100 ग्राम आटे पर मबनी रोटी है वो 15 रुपये में मिल रही है। पेशावर में 30 ग्राम आटे की जो 200 ग्राम रोटी आटे की रोटी है वो 30 रुपये में मिल रही है पेशावर में। कोयटा में जो 250 ग्राम आटे की रोटी है ये 30 रुपये में मिल रही है, और कराची में 25 रुपये में, इस्लामाबाद में 25 रुपये में, यानी 25 से 30 रुपये तक रोटी की कीमत फ़ी रोटी की पहुंच चुकी है 4 से 5 बड़े शहरों में। रोटी सस्ती होनी चाहिए हर कीमत पर। एक ज़माने में भुट्टो साहब ने ये बनी बनाई रोटी उसके प्लांट लगाए थे। शिबाशी साहब ने भी लगाए थे ना, फिर क्या हुआ? नहीं, वो तंदूर लगाए थे। वो प्लांट पे रोटी, फिर वो चला नहीं काम, तो लोगों के जायके के मुताबिक नहीं थी वो। इस पे गौर करना चाहिए, और कि रोटी जो है वो सस्ती लोगों को मुयस्सर आए। यानी जो लोग हैं वो भी इस तरफ तवज्जो जो दें। लंगर खानों का प्रोग्राम था वो ठीक नहीं था, जो लंगर खाने चलता रहता पूरे लंगर मुल्क खाने में। कितने लगाएंगे आप? वो तो लोग लगाएंगे ना। तो लोगों को लगाने चाहिए, हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए किसी तरीके से रोटी जो है वो 10 रुपए से ऊपर न जाने पाए। ये 25-30 रुपए तो सर महाल है ना। ये तो एक फैमिली जो है वो अगर खाएगी 200-250 की तो रोटियां हो जाएंगी। बहरहाल ये ग्रैंड डायलॉग और नई सफबंदियाँ, ये बड़ा अहम मौजू अच्छा, अब है। ये है कि आज चौधरी परवेज़ अली साहब से मेरी मुलाकात हुई। जी हाँ, आज इत्तला मुझे मिली थी कि आज आपकी उनसे 1-on-1 मुलाकात और हुई। मुलाकात हुई और काफ़ी हौसले में थे। अच्छा, हाँ, यानी डटे हुए हैं। अपने बिल्कुल अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। और मुझे ये खबर मिली है असेंबली में भी तहलील नहीं हो रही और एतमाद का वोट देखें लेने की क्या जरूरत भी होता नहीं है, आएगी। वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं। और बात यह है कि उन्होंने मोरल कैसा था उनका? मोरल भी बुलंद है। अच्छा, हाँ, कहते हैं बस अल्लाह काम करने वाला है, अल्लाह पे भरोसा करें। नमाज पे नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, हाँ जी, परेशानी नहीं थी उनके चेहरे पर। नहीं नहीं। और परेशानी नहीं। खान साहब के साथ जो और वो जो ताल्लुकात मैंने है तो उनको कहा कि ये मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जी है, हाँ, वो आपने बात वो की। नसीब तबस्सुम साहब जिसके सदर हैं, वो आज भी धरना दे के बैठे हुए। इनको भी प्लॉट दे दे, 3-3 मरले के दे दे, 5-5 मरले के दे दे। ये मीडिया वर्कर्स जो हैं इनकी भी तवज्जो करें। बिल्कुल तो हिदायत तो जारी की उन्होंने। वो इकबाल साहब से भी कहा कभी करें, ये भी सवाब का काम है, इनकी भी सुन लें। अब देखें क्या होता है। सुना चोई शुजात साहब की मिजाज पुरसी अक्सर करते रहते हैं अब वो। हाँ, जाहिर है कोई सोशल समाजी ताल्लुकात तो है ना। बिल्कुल ठीक है, आपने चूंकि उनका जिक्र किया तो फिर पंजाब असेंबली की पहले मैं जिक्र कर पंजाब देता असेंबली में हूं। ये हड़बंग मचा हुआ था। 2 बजे तक मुलतवी आज- कर दिया इजलास। कल तक आज एजेंडे में एतमाद का वोट नहीं था, और जो इतलात भी हैं और तबसरा भी है, तज्जिया भी है, शामी साहब जो मालूमात भी हैं वो यही हैं कि स्टैंड स्टिल है, और ना तो असेंबली तहलील करनी है और ना एतमाद का वोट लेना है। नज़रें सारी हैं अदालत पे, क्योंकि 11 को हियरिंग है। अदालत कुछ वाजे कर दे तो ले तहरीक लेंगे, इंसाफ जो है, नहीं करती तो लगा देंगे। तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडर हैं, असद उमर साहब, वो सारे वहाँ मौजूद थे। जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, राना ख्वाजा आसिफ साहब आए हुए थे, ख्वाजा साद साद रफीक साहब थे, ये सारे जनाब, वहाँ पर थे। वो मुश्तरका सदारत कर रहे थे पार्लियामानी पार्टी के इजलास की। तो ना तो 186 आदमी वो दिखा सके ना वो दिखा सके। और पार्लियामानी पार्टी में बंदे पूरे नहीं थे। देखिए बात यह है, बंदे पूरे करना सर दर्द है। यही वजह है कि कि बीच की राह ली जा रही है। गवर्नर ने वज़ीर आला से कहा कि आप एतमाद का वोट लें। वज़ीर आला वो चले गए अदालत में। अब अदालत ने ये कहा कि आप हमें ये लिख कर दे दें कि आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे इस दौरान, लेकिन अगर आप चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। लेकिन वज़ीर आला का मौक़िफ़ यह है, उन्होंने तो इस ऑर्डर को चैलेंज कर रखा है कि गवर्नर ने जो हुक्म दिया है या हदायत दी है या फरमाइश की है, वो कहते हैं ये गैर आईनी है। गोया वो उसके कुछ लवाजमात हैं जो पूरे नहीं हुए। अब गवर्नर साहब कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो अब अगर ये अदालत कहती है कि गवर्नर का हुक्म या हदायत या फरमाइश बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर लेना और पड़ेगा। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। और अगर अदालत कहती है कि उसके लवाजमात पूरे नहीं किए या वक्त नहीं दिया, तो फिर और बात है, अभी तो हेयरिंग होगी। अब देखते हैं कितनी देर जो बात स्पीकर चलती हैं है, पंजाब खूब असेंबली खींचती के है। सब्तैन खान साहब, उन्होंने इस मौजू पर क्या कहा था, जरा वो देख लीजिए।
अपोजिशन में क्या हो, फिर असेंबली तहलील नहीं हो सकेगी। अब ये आज खान साहब से मिल रहे हैं ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, और कुछ दिन पहले तक जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे हमारी, उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो भी ये कह रहे थे अगर इत्तेमाद का वोट नहीं लेते, असेंबली तहलील नहीं करते तो फिर हम इस्तीफ़े भी दे देंगे। लेकिन अब ताज़ा अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं जो ख्वाजा सार रफ़ीक साहब भी बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो अपील कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बाप पार्टी के अरकान बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चौधरी सरवर साहब भी इन एक्शन है, और शाम से मेरी इत्तला है कि चौधरी सरवर साहब जुड़वा शहरों में है, तस्दीक भी हुई, और वहाँ पर वो सियासी और गैर सियासी मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। ये जो नए इत्तेहाद और नए मुहाज़न में वाहिद शख्सियत हैं जो बरमला कह रहे हैं हाँ जी मैं मुलाकातें कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ये पोस्टिंग कर रहे हैं कि अपेरेंटली वो किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं है। उधर से बाप जा रही है पीपल्स पार्टी में, कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम फे में भी जा रहे हैं, और खान साहब इस हंगाम में एक अपील कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। मुत्तहिदा को इकट्ठा करना, बाप को पीपल्स पार्टी में धकेलना, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करना, खान साहब शिकवा कर रहे हैं और कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे, अपील कर रहे हैं। नहीं, अगर एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे होते हैं या बाप के लीडर, बलूचिस्तान के लीडर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं, तो उसको तो उन पर कदगन तो नहीं है ना कोई। लेकिन सर दिलचस्प बहस तो फिर ये भी होगी कि जब कोई सियासतदान या कोई सियासी बहस हो कि बाप जम हो रही है पीपल्स पार्टी में, तो फिर ये भी जिगरा करके बात करनी चाहिए कि बाप का ज़हूर कैसे हुआ। नहीं, बाप किन हालांकि बाप जन्म देता है, हम ये कहेंगे किन हालात में बाप ने जन्म लिया। बाप ने बिन बाप के, हाँ बिन बाप के जो नज़र ही नहीं आ रहा था। देखिए बात ये है कि अगर तो कोई धकेल रहा, ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये भी हवा का रुख देखते हैं ना, इनको भी तो अपनी खैमे लगाने होते हैं ना। तो अगर तो कोई इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई इनको धकेल रहा है, वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। कोई सियासी इंजीनियरिंग जो है खान साहब कह रहे हैं, अगर उसके कुछ सबूत होने चाहिए। लेकिन अगर ये बरदा और रग़बत जो है, परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फिर तो इस पर एतराज़ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ परिंदे वैसे हिजरत के मारे भी तो होते हैं, आदी भी होते हैं, उनको आदी आदत होते हैं, होती अब क्या है करेंगे? जगह जगह दाना चुगना। साइबेरिया के देखे ना चिड़ियाँ जो हैं, वो आती हैं जब सर्दी होती है पाकिस्तान, तो वहाँ से वो बेचारियाँ उड़ के वो भी पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज इतनी खौफनाक हुई है, गर्म वो भी इलाकों कम में हो पहुंच गए हैं जाती है। सर, वो भी कम हो गए हैं। यहाँ आप पकड़ पकड़ के उनको भून के खा जाते हैं। मुर्गाबियाँ, मुर्गाबियाँ नहीं, चिड़ियाँ। अच्छा, मुर्गाबियाँ भी आती हैं इसी तरीके से, उन्हीं की तरह जब सर्दी होती है। तो ये बेचारे जो सियासी परिंदे हैं, ये भी इसी तरह से उड़ते ख्वाजा रहते हैं, साद रफ़ीक साहब हिजरत ने करते एक आज रहते हैं। बड़ी अहम बात की है। वो ये कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा ना, इलेक्शन नहीं हो सकता, और इस ग्रैंड डायलॉग में सियासतदानों के साथ साथ पीटीआई के साथ साथ रियासती इदारों को भी बैठना होगा। असल में ये बात समझे, ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बुनियादी बात यह है जो लोग पार्लियामेंट में बैठे होते हैं ना, वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। पार्लियामेंट दस्तूर में तरमीम कर सकती है, कानून बना सकती है। अगर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो यकसू हो जाए किसी प्रोग्राम पर, फिर दूसरे अदारे कुछ नहीं कर सकते। अगर ये यकसू ना हो तो फिर दूसरे अदारों को स्पेस मिलती है। दूसरे अदारे जो हैं वो मातहत अदारे हैं, और वो पार्लियामेंट के ज़ेरे असर है। पार्लियामेंट उनका तय करती है मैंडेट। तो ये कल ख्वाजा साहब से कोशिश करते हैं ना कि ये जो वो कह रहे हैं वो देखते हैं, ग्रैंड बात डायलॉग करें, की, उनसे भी बात तो करते हैं। वक्त सर ख़त्म हो गया हमारा आज प्रोग्राम का, तो कल बाकी मौजूद कल तक उधार रखते हैं, और फिर चॉइस सरवर साहब को कल चेस करेंगे, पूछेंगे कि वो किन मुलाकातों में मसरूफ़ ख्वाजा हैं, साद रफ़ीक साहब से भी पूछेंगे। उनसे भी कल बात करते हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।